हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के जो टर्म वन एग्ज़ाम जो पूछा जाएगा टर्म वन एग्ज़ाम में, उसमें से हम लोग पढ़ने वाले हैं सोशल स्टडी, सोशल साइंस। तो सोशल साइंस का जो वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें से अधिकतर बच्चों को दिक्कत होता है याद करने में या कन्फ्यूजन होता है याद करने में। जो ईस्वी होता है, जो डेट होता है, ठीक है, जो ईस्वी होता है, इसको याद करने में बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है और बहुत सारे ईस्वी इसमें दे रखा है अलग अलग। तो ऐसे में बच्चों को याद करने में बहुत मुश्किल होता है। और आइए हम इसका बहुत ही एक ईजी और बेहतर तरीका हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जो आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगा, जिसके तरह से आप इस ट्रिक के माध्यम से बहुत ही ईजी वे में याद कर सकते हैं। जी हाँ बच्चों, अगर आप बिलीव नहीं हो रहा है आपको, तो आप बिल्कुल इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर नहीं याद हो तो हमें ज़रूर बताना कमेंट करके, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आखिर क्या है ट्रिक, क्या है लॉजिक और कैसा रहेगा, ये आपके लिए देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो आप इसे ज़रूर अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। अब देखते हैं क्या है ट्रिक। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ये ट्रिक इसलिए लिखा है ताकि यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं कि अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा एग्जाम में, मतलब एग्जाम में कन्फ्यूजन ना हो, इसके लिए हम यहाँ पर एक ट्रिक लेकर के आए, लॉजिक लेकर आए। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो सवाल है वो है, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर समझने की कोशिश ये करना है कि यहाँ पे पूछा ये जा रहा है कि कब पूरा हुआ, मतलब एकीकरण का जो काम था ये पूरा कब हुआ, कंप्लीट कब हुआ, ये पूछ रहा है, ठीक है। अगर पूछता कि शुरुआत कब हुआ था, तो आप यहाँ 1859 दे सकते थे, लेकिन नहीं, आपसे पूछा है कि पूरा कब हुआ, कंप्लीट पूरा कब हुआ। तो जैसे कि आप यहाँ आंसर दे रहे हैं, देखते होंगे कि आपके, है ना, किताब में दिया होगा 1870। और अगर जर्मनी की एकीकरण कब पूरा हुआ, अगर इसकी बात कहा जाए तो 1871, ठीक है। और तीसरा सवाल है, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना, तो 1871। अब देखते हैं इसको याद करने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले हमने एक ट्रिक लिख के रखा है जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। कहता है इटली को इंग्लिश में लिखेंगे तो आई से शुरू होता है, जबकि जर्मनी में जे से शुरू होता है। इस प्रकार हम सबसे पहले अगर देखा जाए तो आई आएगा तब जे आएगा, पहले इटली तब जर्मनी। कहने का मतलब ये कि आप एग्जाम में गए और ऑप्शन अब देखा ना, तब 1871 मार दिए इटली का, जर्मनी का मार दिए 1870, तो बिल्कुल रॉन्ग करके आएंगे। और आपको लगेगा एग्जाम में कि हमने बिल्कुल सही करके आया है। और जैसे आप घर आएंगे और आप देखेंगे कि हम जो जान रहे थे, जिसको पहचान रहे थे, उसी सवाल को हमने बहुत ही हल्के में लेकर के उसको गलत करके चलाया। तो बिल्कुल ऐसा ना करें, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब दोस्तों, अब यहाँ पर अगर आप ये दिमाग लगाना चाह रहे होंगे कि सर अगर हम ए बी सी डी की बात करें, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, है ना, तो बहुत से लोग सोचते होंगे कि सर आखिर अगर देखा जाए तो जर्मनी को हम लोग जी से लिखते हैं, जर्मनी कुछ भी करके, तो भैया यहाँ पर हम लोग जी से जर्मनी करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग इंडियन लैंग्वेज में अगर देखा जाए, वो अलग बात है कि क्या होता है इंग्लिश में लोग उसका शुद्ध उच्चारण होता है, वो अलग बात है। हमें शुद्ध उच्चारण से मतलब नहीं, हम याद करने से मतलब है, ट्रिक से मतलब है, एग्जाम पास करने से मतलब है। हमारा शुद्ध उच्चारण जिससे होता है इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमें मतलब है इंडियन में जो लोग, मान लीजिए किसी का नाम लिखना है, कमल लिखते हैं ना, तो का के ये, फिर माँ का एम, ए ला का एल, ऐसे लिखते कि नहीं लिखते नाम, तो उस प्रकार से आपको सोचना है। तो इस प्रकार से इटली और इसके बाद जैसे जर्मनी, चूँकि जे को हम लोग जर्मनी को, है ना, जे लिख सकते हैं, जा का अंग्रेजी जे लिखते हैं ना। जैसे कि मान लीजिए, है ना, किसी का नाम जो भी है जे से अगर है, जा से है, तो उसको हम लोग जे से लिखते हैं। तो इस प्रकार से इंडियन लैंग्वेज में जो हम लोग आमतौर पर लिखते हैं, उच्चारण करते हैं, कखारा का के, है ना, का के करके, इस प्रकार से, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो पहले आई आएगा तब जे आएगा। इस प्रकार से आई से इटली, जे से जर्मनी, आई से इटली, जे से जर्मनी। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं कि हाँ, कि सर
1870 उसके बाद 71, पहले 70 आएगा तब 71 आएगा, पहले आई आएगा तब जी आएगा, पहले आई आएगा तब जाएगा, पहले इटली आएगा तब जर्मनी आएगा, पहले इटली आएगा तब जर्मनी आएगा। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं करना है, शुद्ध ग्रामर शुद्ध उच्चारण नहीं देखना है, शुद्ध अंग्रेजी क्या होता है ये मतलब नहीं है आपको, मतलब सीधा सही कि मैं एग्जाम पास करना, लॉजिक कैसे लगाना, कैसे याद हो जाएगा। तो पहले इटली तब जर्मनी, है ना। बहुत सारे ट्रिक हैं, लेकिन आप ऐसे समझिए कि इटली और जर्मनी को हम इंडियन लैंग्वेज में लिखेंगे तो इटली को आई से शुरू करेंगे और जर्मनी को जे से शुरू करेंगे। तो पहले आएगा तब जे होगा, पहले 70 होगा तब 71 होगा, 1870 1871 हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो इस प्रकार से इटली के करण कब हुआ था, 1870 में हुआ था। जर्मनी का कब हुआ था, 1871 में हुआ था। अब तीसरा सवाल जो पूछ रखा है यहाँ पर, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना, तो सबसे पहले जर्मनी का एकीकरण हुआ तब चांसलर बनाओ। ठीक है, तो समझ लीजिए जब जर्मनी का एकीकरण हुआ आपका 1871 में, तो चांसलर भी बनेगा खतरे में ना। तो इसीलिए यहाँ पे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जर्मनी का चांसलर पूछ रहा है, जर्मनी का एकीकरण जब हुआ था उसी समय चांसलर भी बना था। अब देखते हैं आगे की ओर क्या है। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन करते हैं। तो इटली एकीकरण की शुरुआत कब हुई थी, तो 1859 में, और जर्मनी के एकीकरण की शुरुआत कब हुई थी, 1866 में। इसको याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं तो देखा जाए तो यहाँ पर अगला सवाल क्या है, लिखा है भारतीय वन्यजीव रक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था, और बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम जो लागू हुआ था 1872 में हुआ था, और बाघ परियोजना की शुरुआत हुई थी 1972 में हुआ था, और ये 1973 में हुआ था। अब इसका मैंने ट्रिक क्या रखा है, इसका ट्रिक है कि जंगल में बाघ है, जंगल में बाघ है, ना कि बाघ में जंगल है। अब बताओ, बाघ में तो जंगल नहीं हो सकता है ना, बाघ के अंदर जंगल नहीं हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि जंगल के अंदर बाघ रह सकता है, जंगल घर है बाघ का। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जंगल में बाघ है, मतलब पहले जंगल तब बाघ होगा। ठीक है, पहले जंगल तब बाघ होगा, मतलब जंगल रहेगा तभी उसमें जीव जंतु रहेंगे, जंगल रहेगा तो उसमें क्या रहेंगे, जीव जंतु रहेंगे। तो इस प्रकार से आप रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं, लॉजिक लगा के, कुछ कोई बड़ा चीज़ नहीं है। तो आप कैसे याद रहेगा, बोलिएगा सर हमने वहाँ पढ़ा 1870, 1871, और फिर यहाँ आ गया 72, और फिर आ गया 73। कोई दिक्कत, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, घबराने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ ईस्वी 1800 था और यहाँ ईस्वी 1900 है। ठीक है, चूँकि वहाँ 1800 की बात हो रही है, चूँकि एकीकरण हो रहा था, उसमें लड़ाई हो रहा था इटली जर्मनी में, कुछ भी करके ये अलग चीज़ है। ठीक है, लेकिन यहाँ भारत की बात करें, भारत में ये वन्यजीव अभयारण्य अधिनियम कब आया था, बाघ परियोजना कब आया था, इस चीज़ को आप लोग याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि ये 1900 होगा, 1900 होगा, अर्थात 1972 1973। तो 1972 में बाघ होगा, बाघ परियोजना होगा, या वन्यजीव रक्षण अधिनियम होगा। तो सबसे पहले जंगल है तब बाघ है, जंगल में बाघ है, मतलब पहले जंगल तब बाघ, पहले जंगल तो बाघ। तो मतलब आपका 72 में क्या हो जाएगा, जंगल, और जंगल को ही तो हम लोग बोलते हैं वन्य, वन्य मतलब जंगल होता है ना, तो वन्य को बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका वन्य जीव रक्षण अधिनियम कब हो जाएगा, 1972, बाघ कब हो जाएगा, 1973। एक साल बढ़ा दीजिए, एक साल आगे हो जाएगा। अब अगर हम अगला ट्रिक देखें तो अगला ट्रिक क्या है, कहता है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब अस्तित्व में आया, कब पारित हुआ या कब स्थापित हुआ। तो इसका सही जवाब देखा जाए तो 2005 होगा। जो कि अगर हम बात करें इसका ट्रिक मैंने क्या बनाया है, तो ट्रिक ये है कि अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 इसका हो जाएगा RGA। ठीक है, इसके 5 अक्षर होते हैं, राष्ट्रीय नंबर 1, दूसरा ग्रामीण, तीसरा रोजगार, चौथा गारंटी, पांचवा अधिनियम। तो वहाँ ऑप्शन में आपको दे देगा 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 मान लीजिए। ठीक है, तो वहाँ पे आपको 2000 तो कॉमन रहेगा, तो आपको याद रखना कि 5, 2005 हो जाएगा कंप्लीट। चूँकि कैसे याद रहेगा, तो इसको याद रखने का तरीका है कि इसका जो फुल फॉर्म जो बना है वो 5 अक्षर से बना है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 5 अक्षर है, इसलिए 2005 होगा। अगर हम आगे की ओर बढ़ें तो अगला सवाल क्या है, देखिए, कहता है भारत में वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम कब उठाया गया, मतलब विकेंद्रीकरण कब आया था, तो 1992 में आया था। अब कैसा देखना है भी बताएंगे आपको ट्रिक के माध्यम से, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक।
प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में। ये दोनों एक ही डेट में, इसीलिए बहुत ही वीवीआई सवाल है। 1992 बहुत ही वीवीआई है, चूँकि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन भी 92 हुआ था और 1992 में आपका विकेंद्रीकरण भी हुआ था 1992 में। अब बात आता है कि 1990 में क्या हुआ था, तो गठबंधन सरकार की शुरुआत हुई थी, ठीक है, 1990 में। अगर हम ट्रिक की बात करें तो ट्रिक मैंने लिखा है कि गठबंधन में कम से कम 2 पार्टी मिल करके बनती है सरकार, गठबंधन सरकार। इसीलिए हम कह सकते हैं कि गठबंधन सरकार में शक्ति का बंटवारा होता है। मतलब ये बताइए, जब आपको पता हो गठबंधन सरकार का मतलब जब 2 या 2 से अधिक पार्टी, मतलब 2 से अधिक हो सकता है लेकिन 2 से कम नहीं हो सकता, इसलिए मैंने इसका बेस या आधार मैंने 2 लिया है, ठीक है। मतलब पार्टी कितने होने, मिनिमम कितने हो सकते हैं, 2, इससे कम नहीं हो सकते। अगर 2 पार्टी है तभी गठबंधन सरकार बना सकती, नहीं तो अन्यथा नहीं बना सकती है। उससे अधिक होगा चले लेकिन कम नहीं होना चाहिए। और गठबंधन सरकार में होता क्या, मान लीजिए ए और बी 2 पार्टी, कांग्रेस पार्टी है और एक और मान लीजिए आरजेडी, जेडीयू या कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी और भी है। इस प्रकार से 2 पार्टी या बसपा कुछ भी करके अलग अलग पार्टी है और दोनों पार्टी ने मिल करके कोई सरकार बनाती है। तो मान लीजिए दोनों पार्टी जब मिल के सरकार बना रही तो दोनों पार्टी का मंत्री होगा ना, तो ये कहेगा अगर आप ले रहे मुख्यमंत्री का पद ले रहे थे, हमको शिक्षा मंत्री में चाहिए, जल मंत्री हमें दीजिए, है ना, इस मंत्री का पद हमें भी चाहिए। ऐसा नहीं कि सब आप ही रख लीजिएगा, आप ही का हो जाएगा, हमारा ऊंचा पद अच्छा पद नहीं दीजिएगा। तो इसमें बंटवारा करता है लोग, है ना, अपना पद का अपना जो भी विभाग है उसमें बंटवारा करने लगता है। तो एक प्रकार का ये शक्ति का बंटवारा कर रहा है ना, शक्ति का बंटवारा कर रहा है। तो इस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं। कैसे कि सबसे पहले आपको याद रखना कि गठबंधन सरकार की शुरुआत कब हुई थी, 1990 में। 1990 में सिर्फ आपको याद करना, बाकी ये दोनों याद हो गया। बोले कैसे सर? 1990 में गठबंधन सरकार की शुरुआत हुई, ये बात सही थे। और जब 2 पार्टी से कम अगर होगा, मतलब एक पार्टी होगा, तो गठबंधन सरकार नहीं बन सकती है। और इसी के आधार पर हम याद कर सकते हैं कि इसका मतलब 1990 में 2 अगर जोड़ दे तो हो जाता है 1992। मतलब जब 2 पार्टी मिलके सरकार बनाएगी तो उसे हम गठबंधन सरकार कहेंगे, और 2 इसमें जोड़ देंगे 90 में तो हो जाएगा 1992। और 2 पार्टी जब मिलके सरकार बनाएंगे तो दोनों आपस में शक्ति का बंटवारा करेंगे, पावर का बंटवारा करेंगे। तू ये रख लो, हम ये रखेंगे, हम मंत्री बनेंगे, कहेगा हम मंत्री बनेंगे, दोनों आपस में शक्ति का बंटवारा करेगा। और शक्ति का बंटवारा ही जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार कुछ शक्तियाँ लेकर के जो तीसरे स्तर की सरकार की शक्तियाँ लेती है उसी को कहते हैं विकेंद्रीकरण, ठीक है। शक्ति का बंटवारा करके दे रहा है तो विकेंद्रीकरण हो गया ना, जो कि तीसरे स्तर की जो सरकार है ना, तीसरे स्तर की जो सरकार है वही तो है विकेंद्रीकरण। तो यहाँ पे तीसरे स्तर की सरकार को पावर देता है लोग उसे चलाने के लिए कुछ पावर, तो उसी को कहते हैं विकेंद्रीकरण। तो इसका मतलब ये है कि 2 पार्टी मिल करके जो आपस में शक्ति का बंटवारा करेंगे तो उससे विकेंद्रीकरण करेंगे। मतलब समझने के लिए, चूँकि विकेंद्रीकरण में शक्ति का बंटवारा करता है, केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों मिल करके कुछ पावर इसको देता है ताकि आप अपना आसानी से जो है गांव मोहल्ले में पंचायत लेवल है ना, इसमें आसानी से चला सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो 90 में 2 जोड़ेंगे तो 92 हो गया। 92 में क्या हो जाएगा आपका विकेंद्रीकरण। अब इसके बाद में 92 और वीवीआई क्या है, तो 92 और वीवीआई सवाल है आपका, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था, ठीक है। अगर हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो आगे हमारा है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। इसको ऐसे ही सबको पता है 1942, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है चूँकि ये बहुत ईजी सवाल है और ये सभी चीज़ लोगों को लगभग याद होगा ही। और ये भी जो आप देखते हैं 26 नवंबर 1949 को, ये उस समय संविधान बनकर तैयार हुआ था। तो 1949-1950 में अंतर क्या है, तो भैया ये एक बन के तैयार होना, एक लागू होना, दोनों में अंतर है। तो बना था 1949 में 26 नवंबर को, लेकिन ये लागू हुआ 26/1950 को। तो इसका कोई ट्रिक नहीं, इसे सबको याद है तो इसी के लिए हम ट्रिक नहीं बनाए। अब आगे की ओर बढ़े तो आगे लिखा है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो इसका सही जवाब होगा 5 मार्च 1931 गांधी और इरविन के बीच में, ठीक है। चूंकि अब इसका किसके किसके बीच में हुआ तो आपका आंसर है क्वेश्चन में ही गांधी इरविन समझौता, मतलब गांधी जी और इरविन अंग्रेज जो था ये ब्रिटिश है ना, ये दोनों के बीच में समझौता हुआ था। इसी का तो कहता नाम है गांधी इरविन समझौता। इसी के नाम पर क्वेश्चन में आपको बता दे रहा है किसके किसके बीच में हुआ था। अब ट्रिक क्या है, ट्रिक अगर देखा जाए तो गांधी ने इरविन से 31 बार कहा कि भैया मारा मारी फाराफारी मत कर, समझौता कर। समझ में आई बात? लड़ाई झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है। आप हमारे व्यक्ति को मार दीजिएगा, हमारे व्यक्ति आपके व्यक्ति को मार देगा तो इससे क्या हो जाएगा, हिंसा होगा। और हमें हिंसा पसंद नहीं है चूँकि हम गांधी हैं और गांधी का ही सिद्धांत है सत्याग्रह, मतलब सत्य की राह पर चलते हैं हम
और हिंसा नहीं करते हैं, है ना, अहिंसावादी हैं हम, तो हिंसा कैसे करें, और हिंसा हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, आपसे समझौता करने के लिए बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब 31 बार आपसे रिक्वेस्ट किए कि भैया समझौता कर, मारा मारी मत कर, फारा फारी मत कर, लेकिन आप तो मानने वाले हो नहीं, तो हम क्या करें। तो अंत में इरविन मान जाता है इसका समझौता को, ठीक है। तो अब देखिए इसमें लॉजिक क्या बनता है, 31 बार 31 बार कहा गांधी जी ने, इसका मतलब 1931 में हुआ था। अब बात करें मारा मारी फारा फारी, तो मारा से हो गया मार्च, मतलब मार्च में मा रा और चा होता है, 3 अक्षर आता है, मा रा चा, जिसमें से मा और रा है, चा नहीं, तो 2 अक्षर से पकड़ा जाएगा। कोई महीना में मा और रा तो सिर्फ मार्च में ही आता है और किसी में नहीं आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं, मारा से मार्च हो गया, और फा से हो गया 5 मतलब 5, तो 5 मार्च को हुआ था। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। अगला देखा जाए तो बास्तिल किले का पतन कब हुआ था, तो 1789 में। अरे जब भैया फ्रांस की क्रांति हुई थी उसी समय बास्तिल किला को ढा दिया गया, तोड़फोड़ किया गया। तो बात एक ही है, दोनों का ऐसे भी सेम है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1905 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। रोलेट एक्ट का पारित हुआ था, ये मार्च 1919 में पारित हुआ, उसके बाद अप्रैल में ये कांड हुआ था, ठीक है। तो मतलब दोनों का ईस्वी सेम रहेगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड और रोलेट एक्ट का ईस्वी दोनों का सेम रहेगा, बस इसमें अंतर इतना कि इसमें 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगर आगे की बात करें तो चोरा चोरी का हिंसात्मक घटना कब हुई थी, 5 फरवरी 1922 को हुई थी, ठीक है, जिसमें से 22 लोग मारे गए थे थाने में। अब कहता है 1789 में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था, तो लुई 16वीं का था। ये तो क्लास 9 में आप पढ़ लिए होंगे। अगला बात करें तो श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना, तो भारत के बाद, मतलब भारत 47 में आज़ाद हो गया, 1 साल के बाद 1948 में श्रीलंका भी आज़ाद हो गया। तो ये वीडियो इतना ही तक था। जितने भी सारे VVI क्वेश्चन बनते हैं ये सारा मैंने सेट से निकाल करके एक जगह ला के रख दिया, आप इसको याद कर लीजिए। एग्जाम में यहाँ से कम 3 से 4 या 4 से 5 नंबर कन्फर्म आने वाले हैं, जितना मैंने अभी सारा कंप्लीट कराया। डेट ईस्वी वाला, तो बहुत लोगों को ईस्वी और डेट याद करने में झमेला तो था, कन्फ्यूजन होता था, तो मैंने VVI बता दिया है, इसके लिए ट्रिक भी दे दिया है। जो भारी था उसके लिए मैंने ट्रिक दिया, जो हल्का था उसके लिए कोई ट्रिक नहीं दिया। तो अगर दोस्तों अगर अच्छा लगे तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अधिक से अधिक शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी सीख सके, पढ़ सके और क्लास 10 में अच्छे नंबर ला सके, और हमें रिजल्ट के बाद कुछ नहीं तो कम से कम इतना तो कहे कि सर आपके वीडियो और आपके चैनल से हमें खूब सहायता मिली, और इसके माध्यम से मैंने अच्छा खासा रिजल्ट प्राप्त किया, अच्छा खासा मार्क्स ला पाया, तो हमें उतना ही में बहुत खुशी मिलेगी, और हमें उससे क्या होगा, हमारा मनोबल भी बढ़ेगा, और हमें खुशी मिलेगी कि हाँ मैंने जो मेहनत किया उससे बच्चों को फ़ायदा मिला, सफलता मिली, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कोई मन में डाउट हो, मन में कोई सवाल हो, तो आप बिल्कुल बेहिचक अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि जो भी बच्चे कमेंट करके आज तक हमें जो सवाल पूछा है SST सोशल साइंस रिलेटेड से, और जो भी सवाल पूछा है कि सर इस चैप्टर से बता दीजिए, जो चैप्टर टफ है, हार्ड है, नहीं याद होता है, या ट्रिक बताइए, या लॉजिक बताइए, या समझाइए, एक्सप्लेन कीजिए बढ़िया से, या क्वेश्चन आंसर बताइए, तो मैंने उसका जवाब दिया है और उसको वीडियो बना करके देने की कोशिश किया, और जहाँ तक हेल्प किया मैंने पूरा हेल्प करने की कोशिश भी किया है, ठीक है। तो आप भी हमारे चैनल को सपोर्ट करें अधिक से अधिक, ठीक है, लोगों के पास पहुँचाएँ, ताकि वो भी पढ़ पाए और हमें भी एक अच्छे मुकाम हासिल कर पाएँ हम भी, ताकि जिस प्रकार से आज हम एक आपको रिकॉर्डेड वीडियो दे रहे हैं ना, एक ऐसा दिन आए जो कि हम अधिक से अधिक बच्चों को लाइव क्लास पढ़ा सकें। तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन हम अधिक से अधिक बच्चों को लाइव क्लास देंगे। और बिल्कुल जो अधिक से अधिक लोगों को जो लगता है कि सोशल साइंस बहुत ही टफ होता है, ये बिल्कुल बकवास होता है। हम दावा करते हैं कि अगर हम सोशल साइंस बच्चों को पढ़ा दें, तो इतना ज़रूर है कि उसमें रुचि हम इस प्रकार से इंटरेस्ट कर देंगे, उसके अंदर ऐसा इंटरेस्ट लाएंगे, ऐसा रुचि लाएंगे कि वो चाह करके भी इसे भूलना नहीं चाहेगा, और चाह करके भी इसे छोड़ना नहीं चाहेगा। वो पढ़ने में बहुत रुचि लेगा और पढ़ना बहुत पसंद करेगा, और उसके बाद वो सोशल साइंस में फिदा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।